हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस शॉर्ट वीडियो में मिश्र बंधुओं के बारे में, मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के बारे में और मिश्र बंधुओं से किस तरीके से बन सकते हैं आपके परीक्षा में प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में। और पूछेंगे लास्ट में एक प्रश्न जिसका जवाब देना होगा आप सभी साथियों को कमेंट के माध्यम से। चलिए देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि साथियों मिश्र बंधु से क्या क्या किस तरीके से प्रश्न बनता है। देखिए, मिश्र बंधु कहने का मीन्स क्या होता है कि ये तीन भाई थे। मिश्र बंधु तीन भाई थे। कौन तीन भाई थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधु कहने मात्र से पहली चीज आपके अंदर ये आ जानी चाहिए, तीन व्यक्तियों का नाम, तीन भाइयों का नाम, यानी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। बात करें अगर इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ की, तो उस ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद टोटल 4 भागों में है साथियों। पहले 3 भाग का प्रकाशन, यानी पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, पहला, दूसरा और तीसरा भाग का जो प्रकाशन हुआ था वह 1913 ईस्वी 1913 ईस्वी में हुआ। अंतिम भाग अर्थात चौथे भाग का प्रकाशन आपसे पूछा जाए कब हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब इनका जो ऐतिहासिक ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है, इसका जो है पूछा जाता है कि कौन सी पद्धति पर लिखा गया है, तो ये कालानुक्रमी पद्धति पर आधारित है, जिसमें 4591 कवि, अभी तक जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथों पर चर्चा होती है उन सभी ग्रंथों में प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक कवियों का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है, तो मिश्र बंधु विनोद में ही मिलता है। 4591 कवि अर्थात लगभग 5000 कवियों की बात यहाँ पर की जाती है। नामवर सिंह ने इसे साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद को नामवर सिंह ने किसकी संज्ञा दी, या क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसे दी गई है, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। आलोच्य ग्रंथ में इन्होंने सारंगधर को भाषा का, अगर देखा जाए तो ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। मान लीजिए, आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जैसे आपसे पूछा जाए ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि, कौन सा कवि? ब्रज भाषा का प्रथम कवि। जबकि गोरखनाथ को, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है यह, गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने पहला गद्य लेखक घोषित किया है। तो देखिए, कवि पूछा जा रहा है मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा में सारंगधर का नाम आ रहा है। गद्य लेखक की बात करेगा तो गोरखनाथ का नाम आता है। लगे हाथ 2 प्रश्नों पर और चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी शुक्ल जी ने प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, यानी इनका जो यह ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसे प्रकांड कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से भी सुशोभित किया है। यानी जब आप वृत्त संग्रह की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह कहा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा, और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा। उनके कवियों की संख्या के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर वक्तव्य किया था। आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए बात करते हैं मिश्र बंधुओं के काल विभाजन व नामकरण पर। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि जब मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की बात आती है तो इन्होंने काल विभाजन को 5 खंडों में विभाजित करके किया है। तो सबसे पहला खंड आपका आता है, हेडिंग डालिए, पहला प्रारंभिक काल।
प्रारंभिक देखिए, एक सेकंड, मैंने मात्रा उधर लगा दी है। ये प्रारंभिक काल। अब देखिए, प्रारंभिक काल के बारे में मैंने पांचों खंडों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं का जो था साथियों, आपसे वर्ष में भी पूछा जाता है, कई मर्तबे आपसे वर्ष में भी पूछा है, कई बार आपसे जो है संवत में भी पूछा जाता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस बनता है और एक अच्छी तैयारी के लिए ज़रूरी होता है कि हम दोनों चीज़ों को जानें कि क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए पहले हेडिंग के साथ डालते हैं इनके काल विभाजन की। प्रारंभिक काल की अगर पूरी की पूरी समय रेखा की बात किया जाएगा तो वह 700 से लेकर के 1444, 700 से लेकर के 1444 विक्रमी संवत तक को प्रारंभिक काल कहा। तो प्रारंभिक काल किसको किसको? 700 से 1444 विक्रमी को। अगर आप इसको वर्ष में बदलेंगे तो 700 में 56 घटा देंगे, यानी आप कहेंगे कि 643 से लेकर के 1387 ईस्वी चेंज करना आपको आता है, ठीक है। तो देखिए, प्रारंभिक काल में डिवाइड किया। प्रारंभिक काल के बाद दूसरा जो डिवीजन किया था इन्होंने, वह किया था माध्यमिक काल को। माध्यमिक काल, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल। माध्यमिक काल की जब बात आती है तो आप 1444 के आगे यानी 1445 से लेकर के 1680 विक्रमी तक के समय को माध्यमिक काल कहते हैं। और तीसरा जो काल विभाजन मिलता है वह है आपका अलंकृत काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल का जो समय है साथियों वह 1681 से लेकर के 1889 विक्रमी संवत है। और अलंकृत काल के बाद आता है आपका चौथा काल आता है और वह है आपका परिवर्तन काल। कौन सा काल साथियों? परिवर्तन काल। परिवर्तन काल के बाद आपका पांचवा हो जाता है वर्तमान काल। अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं समय पर भी। वर्तमान काल। अब देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से देखिए। एक प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रारंभिक काल की जब बात करते हैं तो प्रारंभिक काल में दो बातें आप देखते हैं। एक को कहते हैं पूर्व प्रारंभिक काल, एक हो गया आपका पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल। और दूसरा हो गया साथियों उत्तरारंभिक काल। उत्तरारंभिक काल। तो देखिए, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का जो समय माना जाता है वह संवत 700 से लेकर के 1343 यानी 1343 विक्रमी संवत माना जाता है। उत्तरारंभिक काल का समय संवत 1344 से लेकर के 1444 विक्रमी संवत माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं माध्यमिक काल की। माध्यमिक काल को भी इसी तरीके से दो खंडों में विभक्त किया जाता है। एक होता है आपका पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल को समय अगर पूछा जाए तो संवत 1445 से लेकर के 1560 विक्रमी तक के समय को जो है पूर्व माध्यमिक काल कहा जाता है। और पूर्व के बाद यहाँ पर उत्तरारंभिक के बाद, जिसे वहाँ पर उत्तरारंभिक पढ़े थे, यहाँ प्रश्न आपसे उत्तरा माध्यमिक काल के प्रश्न फंसा देता है। तो पूर्व के बाद इन्होंने माध्यमिक काल में प्रौढ़ की बात कर दिया है। तो लिखिए प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल।
प्रौढ़ माध्यमिक काल का जो समय है साथियों वह संवत 1561 से लेकर संवत 1680 विक्रमी तक का माना जाता है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं अलंकृत काल की। अलंकृत काल में भी दो तरीके से डिवीजन किया जाता है। पहला होता है आपका पूर्वालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का जो समय है वह है संवत 1681 से लेकर के 1790 विक्रमी संवत। ठीक है। और पूर्वालंकृत काल के बाद दूसरा होता है उत्तरालंकृत काल। उत्तरालंकृत काल का जो समय है वह है संवत 1791 से लेकर 1889 विक्रमी संवत। 1889 विक्रमी संवत। फिर बात करते हैं परिवर्तन काल में कोई डिवीजन नहीं हुआ। परिवर्तन काल का जो समय माना जाता है वह है संवत 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी संवत ये है। और उसके बाद आपका आता है वर्तमान काल। संवत 1925 पे समाप्त हो रहा था, यहाँ 1926 से स्टार्ट हो जाएगा। 1926 विक्रमी से अब तक का समय जो था वह आपका वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जब हम काल विभाजन की बात करते हैं तो अक्सर आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देना चाहूँगा साथियों। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन याद करिए मेरे साथ, भूले ना आज के बाद। प्रारंभिक काल आप समझिए, आपसे कई मर्तबे यह पूछा जाता है कि आदिकाल का नामकरण आदिकाल का नामकरण मिश्र बंधुओं के अनुसार। तो ये जो प्रारंभिक काल आप देख रहे हो इसको आदिकाल का भी समय माना जा सकता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नामकरण दिया तो आप कहोगे प्रारंभिक काल। माध्यमिक काल जो देख रहे हो आपसे पूछा जाए कि मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या नाम दिया तो भक्ति काल को इन्होंने क्या नाम दिया साथियों, माध्यमिक काल। जो अलंकृत काल की बात कर रहे हो इसको रीति काल के नाम से जाना जाता है, रीति काल के नाम से। तो देखिए तीन तरीके से प्रश्न बना। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल का नामकरण मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रारंभिक काल, भक्ति काल का नामकरण माध्यमिक काल, रीति काल का नामकरण अलंकृत काल। बाकी परिवर्तन काल और वर्तमान काल जो है यह आपका गद्य काल की तरफ बटेगा। तो देखिए प्रारंभिक काल का जो समय है वह संवत 700 से 1444 विक्रमी, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी, वर्तमान काल संवत 1926 विक्रमी से अब तक। तो एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं साथियों, ये एक तरीके से आप लोगों का होमवर्क है। मैं आप सभी बच्चों को ये होमवर्क दे रहा हूं और जो इस होमवर्क को पूरा करेगा यकीनन उसकी तैयारी बहुत बेस्ट होगी। आपका होमवर्क यह है कि आपको प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल को वर्ष में बताना है। किस में बताना है? ईयर में बताना है, यानी क्या समय है। इस जैसे इसमें संवत और विक्रमी में दिया हुआ है तो आपको सन और वर्ष में बताना है। तो प्रारंभिक काल की बात कर रहे हैं तो दो भागों में हुआ, एक पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरा प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रमी, उत्तरारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रमी। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रमी। प्रौढ़, यहाँ पर ये ध्यान देना होता है, पूर्व के बाद यहाँ प्रौढ़ आ जाता है।
प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 विक्रमी। पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रमी। उत्तरालंकृत काल जो है उत्तरालंकृत काल संवत 1791 से 1889 विक्रमी। फिर संवत 1890 से 1925 विक्रमी। परिवर्तन काल 1926 से अब तक का जो समय आ रहा है, यानी संवत 1926 से अब तक का समय वर्तमान काल हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। देखिए, इस शॉर्ट टाइप के वीडियो लाने का एक ही पर्पज होता है कि एक छोटे से खंड में बहुत कम समय लेकर के जो भी टॉपिक मैं आपके बीच में ला रहा हूं प्रत्येक दिवस, वहां से आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से, आपकी सारी कमियों को दूर कर सकूं। आशा करता हूं कि मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण अब आज के बाद आपको नहीं भूलेगा। बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। आपको बताना चाहूँगा कि मिश्र बंधुओं की एक और रचना है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न से भी प्रश्न बनते हैं। आइए एक दो प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट बना करके लिखिएगा, एक पॉइंट ये अन्य करके या महत्वपूर्ण बिंदु बना करके लिखिए। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न के लेखक पूछा जाता है। हिंदी नवरत्न के लेखक, हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु हैं। इसका रचना काल, इसका रचना काल, इसका रचना काल क्या माना जाता है साथियों? 1910 ईस्वी, 1910 ईस्वी है। 1910 ईस्वी है। एक प्रश्न तो यही बन गया कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। इसका रचना काल कब माना जाता है? 1910 ईस्वी माना जाता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि कौन कौन से हैं, यानी जिन नवरत्नों में, यानी इस हिंदी नवरत्न में जिन 9 कवियों को जो है मिश्र बंधुओं ने शामिल किया है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो लिख लीजिए, हिंदी नवरत्न में, हिंदी नवरत्न में शामिल, हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि, 9 कवि हैं। हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि हैं। तुलसीदास, तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, देव बिहारी, भूषण, भूषण और मतीराम, दोनों में से एक ही लिया जाता है क्योंकि दोनों लोग भाई भाई थे। भूषण और मतीराम, केशवदास, केशवदास, कबीरदास, कबीरदास, चंद बरदाई, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है साथियों। आपने देखा कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं, तो बताएंगे मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। इसका रचना काल कब हुआ? 1910 ईस्वी में। इसमें कितने कवि हैं? 9 कवि हैं। कौन कौन से 9 कवि हैं आप देख रहे हैं? तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद बरदाई और 9वें आपके हो गए
भारतेंदु हरिश्चंद्र। आशा करता हूं कि आप चीज़ों को बहुत बखूबी समझ गए होंगे। यहाँ से कई मर्तबे आपके पेपर में प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने यह भी सोचा कि इस बात को भी आपको बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जब आएगा तभी आप प्रश्न सही कर पाओगे, जब आप चीज़ों को जानते रहेंगे। क्लियर है साथियों? आइए एक प्रश्न जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपसे पूछते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। आइए देखते हैं, इस प्रश्न लिखते हैं। आज का प्रश्न आप लोगों का है, क्वेश्चन है मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में कौन सा कवि शामिल नहीं है? कौन सा कवि शामिल नहीं है? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कवि शामिल हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि शामिल नहीं है। कबीरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। हम जरूर देखेंगे कि कौन बच्चा देता है कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब। बाकी साथियों, हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं के लिए 9415 पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और हमारे आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यह छोटा सा खंड आप लोगों के लिए कितना लाभप्रद होता है, एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ इसी तरीके से एक छोटे से दूसरे रचना या दूसरे कवि पर चर्चा करते हुए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।